दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक एसडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेज में एक कदम सफलता की ओर। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है पढ़ाई बढ़िया से हो रही है। ठीक है, तो जैसा कि हम पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि आज इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको जो 3 पॉइंट्स लिक्विड के लिए होते हैं, यानी लिक्विड के जो 3 भौतिक गुण होते हैं वो आपको पता रहे। ठीक है, आप उसके बारे में अच्छी जानकारी रख लीजिए। तो बात करें तो हम अपना 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं, और जिसमें हमने सब चीजें लगभग पढ़ ली हैं और लास्ट के 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं। आज उन्हीं तीनों पॉइंट्स को हमको कवर करना है। ठीक है, तो बात करें तो कल यानी जो पिछली वीडियो पढ़ी थी उसमें जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट, ठीक है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम द्रव अवस्था। ठीक है, तो हमने कल डिस्कशन यानी थोड़ी सी चर्चा की थी कि लिक्विड स्टेट क्या होता है। तो जो हमको बहुत पहले से जो परिभाषा बताई जाती है लिक्विड यानी द्रव के लिए, वो क्या बताई जाती है कि द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है और गैस की तुलना में, यानी गैस के अणुओं के मध्य जो बल लगता है आकर्षण बल, उससे ज्यादा होता है। किसमें? द्रव में। और इसी के साथ एक डिफिनेशन और बताई जाती है कि द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, यानी द्रव का वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, लेकिन जो इसका कहे तो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि शेप अनिश्चित होता है। ठीक है, ये बताया गया था। और बात में तो द्रव को हम कह सकते हैं कि डेंस गैस है, जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में जब लिक्विफैक्शन हमने पढ़ा है, लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेज, तो उसमें हमने देखा कि जब हमने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो गैसों की डेंसिटी जो थी वो बढ़ गई। लिक्विड जब वो लिक्विड फेज में था और गैस फेज में उसकी डेंसिटी घट गई, तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं यानी जो लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी द्रव से ज्यादा होती है। ठीक है, या कहें तो इनको कंप्रेस अगर करें, इनको अगर संपीडित करें तो गैस की तुलना में कम संपीडित हो गए। क्यों? क्योंकि इनके अणुओं के बीच की दूरी गैसों की तुलना में कम है। गैसों में ज्यादा थी तो वो ज्यादा संपीडित हो रहे थे, यानी ज्यादा कंप्रेस हो रहे थे, और इनमें अणुओं के बीच की दूरी कम रहेगी तो ये गैस की तुलना में कम संपीडित होंगे, यानी कम कंप्रेस होंगे। ठीक है, तो इन सबको जानने के बाद जो 3 पॉइंट्स बचे हैं हमारे, जिसमें पहला हमारा होगा वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब, दूसरा हमारा होगा सरफेस टेंशन, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। हम देखेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। ठीक है, और इसी के बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा होगा वो होगा विस्कोसिटी, जिसको हम बोलते हैं श्यानता। ठीक है, तो इन्हीं तीनों पॉइंट्स को हमको अपने इस वीडियो में कंप्लीट करना है। तो बने रहिए, आप पूरी वीडियो देखिए, उसके बाद हटिएगा, जिससे कि आपको ये तीनों पॉइंट्स जो किसी लिक्विड के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये आपको आसानी से ध्यान में रहें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि होगा वेपर प्रेशर। और हाँ, इन चीजों को हम अपनी दैनिक लाइफ में देख भी सकते हैं। तीनों चीजों को हम अपने दैनिक लाइफ में देख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिक्विड का यूज हर कोई करता है। हम पानी का यूज करते हैं, पानी भी लिक्विड है, तो हम पानी के बारे में भी देखेंगे कि पानी का वाष्प दाब कैसा होता है, पानी के लिए सरफेस टेंशन कैसा होता है, पानी के लिए श्यानता कैसी होती है, कैसे हम अपने आसपास यूज होने वाले लिक्विड्स के लिए इन चीजों को जान पाएंगे। ठीक है, तो अपने आसपास देखते हुए हम चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक वेपर प्रेशर की, ये वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब, तो पहले तो यही समझना चाहिए कि वाष्प दाब यानी कि कुछ भी हो, वाष्प के द्वारा जो दाब होगा उसी को बोलेंगे हम कि वो वाष्प दाब है। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए ना कि वाष्प दाब मतलब वाष्प के द्वारा जो दाब लगेगा उसी को हम बोलेंगे कि वो वाष्प दाब कहलाएगा। अब बात यह है कि वाष्प सिर्फ पानी से तो निकलेगा नहीं भाई। पानी की वाष्प तो हमने देखी है, आपने भी देखी होगी पानी की वाष्प। अगर आपने कभी पानी को गरमाया होगा बीकर में रख के, तो आपने देखा होगा कि पानी से कुछ गैस की तरह उड़ता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं वाष्प। और जरूरी नहीं कि सिर्फ पानी से, और भी जितने लिक्विड्स होते हैं, जितने चाहे जितना लिक्विड हो, सभी से उसके अपने अपने वाष्प निकलते हैं, यानी सभी के वेपर निकलते हैं। और हर लिक्विड लगभग सब वेपराइज होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। ठीक है, तो अब बात हमको वैसे सिर्फ लिक्विड के लिए करनी है कि लिक्विड का वाष्प दाब कैसा होता है। तो बात करें, अगर हम किसी पात्र को, ठीक है, कोई पात्र मान लेते हैं, देखिए
अगर हम कोई पात्र मान लीजिए, ये कोई इस तरीके से कोई पात्र हो, ठीक है, मान लीजिए बंद कर देते हैं इसको, बंद पात्र, ठीक। जब इसमें हम लिक्विड भरते हैं, कोई भी द्रव इसमें हम भरते हैं, मान लीजिए हमने, और पूरा नहीं भरना है, आंशिक रूप से, आंशिक रूप से मतलब है कि पार्शियली भरेंगे, ठीक है। अगर हम पार्शियली इसको भरते हैं, मान लीजिए यहाँ इस तरीके से दिखाते हैं, मान लीजिए यहां तक हमने भरा, ये क्या है हमारा, ये है लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, अर्थात इतना तो लिक्विड हो गया, द्रव। और अगर जब हम इसको भरते हैं इसे कंटेनर में, तो कुछ हिस्सा द्रव का, कुछ हिस्सा या कहे तो कुछ अणु वाष्पीकृत होकर, वाष्पीकृत मतलब जब गैस के यानी लिक्विड के अणु वाष्प के रूप में हो जाए, यानी गैस के रूप में, ठीक है, तो कुछ अणु यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इस तरीके से ये आ जाते हैं अणु गैस के, ठीक है, वाष्प के अणु यहाँ गैस के रूप में इस तरीके से आ जाते हैं। और ये बार बार कहें तो शुरुआत में मान लीजिए पहले जब हमने डाला, ठीक है, जब पहले डालते हैं तो हल्का सा, मान लीजिए हल्का सा वेपर हुआ, यानी हल्की सी वाष्प हुई, ठीक है। लेकिन जब हम इसको हीट देते हैं, यानी गर्म करते हैं, कंटेनर है ना, ये हमारा कंटेनर, जब कंटेनर को यानी कि इस पात्र को हम गर्म करते हैं, तब यहां से वाष्प निकल के जाती है ना। जब धीरे धीरे, पहले तो जब रखा गया तो ये हल्का सा वाष्प था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया गया, ठीक है, क्या, जब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया गया, तब यहां से निकल के जाने लगे सब बूंदे, यानी जो मॉलिक्यूल्स थे वो ऊपर की तरफ जाने लगे। और जब ये द्रव के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं इस पात्र की दीवार से टकराएंगे ना, ये जो ऊपर वाली दीवार है पात्र की, वहां से टकराएंगे, तो वही उनका टकराना ही कहलाता है प्रेशर। क्योंकि हमने जब गैस हम पढ़ रहे हैं, तो गैस में भी हमने देखा था कि गैस के मॉलिक्यूल जिस गति से, यानी गैस के मॉलिक्यूलों की गति के कारण जब वो पात्र की दीवार से टकराते हैं, तब जो बल लगता है उसी को बोला जाता है कि गैसों के द्वारा लगने वाला बल। तो ठीक उसी तरीके से जब हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, यानी कि द्रव के बारे में समझना चाहें, तो द्रव को जब बर्तन में किसी हम रखेंगे, यानी किसी वेसल में रखेंगे, तो पहले तो थोड़ा सा वाष्पीकृत होगा, लेकिन जब उसको धीरे धीरे हीट हम और बढ़ाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हमने मान लीजिए शुरू में था तो यहाँ पे डेंसिटी कम थी, और यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, क्योंकि पता है गैस की तुलना में लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन जब इसको इतना गर्म किया गया, यानी इस तरीके तक गर्म किया गया कि इनके बीच में, जब तक इतना नहीं गर्म किया गया था कि इनके बीच की लेवल हट जाए, यानी जब इस तरीके से हो, हल्का सा वाष्पीकृत हुआ, हल्का सा वाष्पन हुआ, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं, वो हल्का सा हुआ हो, तब हम देखेंगे कि ये बिल्कुल एक लेयर हमको दिखेगी, नहीं तो एक बॉर्डर हमको दिखेगा कि जो बताएगा कि हाँ इसके ऊपर वाष्प है, और इसके ऊपर जैसे देखिए यहाँ पे एक हल्का सा बॉर्डर हमको दिखेगा कि इसके ऊपर आप वाष्प को मान सकते हैं, यानी वेपर को, और इसके नीचे आपका लिक्विड रहने वाला है। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा हीट बढ़ाते हैं हम धीरे धीरे, तो ये एक समय ऐसी आती है कि ये जो बॉर्डर बन रही थी, ये बॉर्डर हो जाती है खत्म, यानी डिसअपीयर हो जाती है, और तब जो डेंसिटी है वो पूरे पात्र में एक समान हो जाती है। क्या डेंसिटी एक समान मतलब गैस के मॉलिक्यूलों के बीच की दूरी दोनों जगहों पे लगभग बराबर हो जाती है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्यावस्था। क्या बोलते हैं? कब? जब दोनों फेज, ये दो फेज हो गए, एक गैस फेज एक लिक्विड फेज, लेकिन जब दोनों फेज के बीच में जो बॉर्डर बना था, जब वो डिसअपीयर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, जब इतनी हीट हम यहां से दे देते हैं, तो उसी को बोलते हैं कि वो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज है। क्या? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक, यानी कि वो साम्यावस्था है। और इस समय जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड के लिए, यानी किसी भी द्रव के लिए, इस टाइम में जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है, यानी कि उसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी बोला जाता है, अर्थात संतृप्त वाष्प दाब भी बोला जाता है। देखिए, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर बोल सकते हैं आप,
आप नाम से ही समझ सकते हैं इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, यानी जब द्रव इक्विलिब्रियम में होगा, यानी वाष्प और द्रव के इक्विलिब्रियम अर्थात साम्य अवस्था पे कंडीशन पे होगा, तभी हम उसको बोलेंगे कि वो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है, या इसी को हम बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर अर्थात संतृप्त वाष्प दाब। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी कि इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर क्या होता है और साथ में संतृप्त वाष्प दाब क्या होता है अर्थात सैचुरेटेड वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो आप यहां से वाष्प दाब की डिफिनेशन लिख सकते हैं। द प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सर्टेड बाय वेपर पोर्शन ऑफ द लिक्विड। मैंने बताया लिक्विड के वेपर पोर्शन के दौरान, लिक्विड के दौरान नहीं, जो लिक्विड का वाष्प वाला पोर्शन होगा उसके द्वारा जो बल या जो फोर्स लगाया जाएगा, प्रेशर जिसको दाब बोलते हैं, वो जो लगाया जाएगा उसी को हम बोलेंगे कि वो लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर कहलाता है। क्या वेपर प्रेशर वो होता है किसी वाष्प का। ठीक है, यानी किसी भी लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर वही कहलाएगा कि जो उस लिक्विड के वेपर के द्वारा लगाया जाएगा पात्र की दीवार पे, तो उसी को बोलेंगे हम कि वो वेपर प्रेशर है। और ये इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर हुआ अर्थात सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो उम्मीद है आपको वाष्प दाब अच्छे से समझ में आया। अब इसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक, वाष्प दाब तो हो गया। अब वाष्प दाब के बाद बात करें तो हम बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि हम वाष्प दाब की बात कर रहे हैं, तो वाष्प बनी कैसे है, टेम्परेचर से अर्थात ताप देने से। तो जब वाष्प दाब की बात की हमने, तो हमें इसके साथ साथ बात करनी होगी किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो टेम्परेचर से संबंधित है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। तो हमने अभी तक देखा वेपर प्रेशर अर्थात वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, लेकिन अब हम जानेंगे क्यों, क्योंकि हम जब जल को मान लीजिए जल को हम उबालते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जल उबलने लगता है ना। गर्म कीजिए आप पतीली में रख के, तो जल गर्म होने के बाद जब टेम्परेचर उसका बढ़ता है तो वो उबलने लगता है, और उबलते उबलते अगर आप छोड़ दीजिए तो एक समय ऐसा आएगा बर्तन में जल रह ही नहीं जाएगा, है ना। यानी कि पूरा जल वाष्प बन के उड़ जाएगा वायुमंडल में। तो क्या कंडीशन बनती है कि जल उड़ जाता है या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ वेपर प्रेशर देखा कि वेपर जब बंद पात्र में था तब वेपर प्रेशर लगा, लेकिन अब अगर खुले पात्र में, जैसे मैंने बताया खुले पात्र में हम अगर जल को उबालते हैं, कोई भी लिक्विड आप अगर खुले पात्र में उबालते हैं तो उसका वाष्पीकरण होता है, जिसकी वजह से उसके अणु बाहर निकल जाते हैं और जल यानी बीकर खाली हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे बॉइलिंग यानी उबलना जिसको हम बोलते हैं, तो उबलना होता क्या है। देखिए, द कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। मतलब जब एक तरीके से जो उसके मालिक्यूल गैस के कहें तो लिक्विड के मालिक्यूल जब वाष्पीकृत होते हैं तो खुले वायुमंडल में फैल जाते हैं, तो उसी कंडीशन को जब कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन ना हो यानी कोई बाधा ना हो और गर्म करने पे लिक्विड के मालिक्यूल आराम से यानी मुक्त रूप से वायुमंडल में फैल जाएं, तो उसको हम बोलते हैं कि उस लिक्विड का बॉइलिंग हो रहा है, उस लिक्विड का यानी वो लिक्विड उबल रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है क्या, द कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन मतलब मुक्त वाष्पीकरण। ठीक है, इसी को बोलते हैं मुक्त वाष्पीकरण, जब कोई भी हस्तक्षेप उस पे ना हो यानी वो ऊपर से खुला हुआ हो। ठीक है, या कैसे समझ सकते हैं, इस तरीके का पात्र हो, इस तरीके का ऊपर से कोई भी ढक्कन ना हो, जिससे यहाँ पे रखा गया लिक्विड आराम से हीट देने पे वो इस तरीके से वाष्प के रूप में बाहर चला जाए और वायुमंडल में मुक्त रूप से फैल जाए। ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या, द कंडीशन ऑफ फ्री वेपराइजेशन थ्रू आउट द लिक्विड इज कॉल्ड बॉइलिंग। यानी इसी को हम बोलते हैं कि लिक्विड उबल रहा है। ठीक है, अब लिक्विड उबल रहा है तो हमने बताया कि वेपर प्रेशर के साथ साथ टेम्परेचर को लेके चलते हैं, तो अब कोई टेम्परेचर होगा ना जिसपे लिक्विड उबलना शुरू होगा, है ना, तो उसी को देखना है कि वो टेम्परेचर क्या कहलाता है। तो इसमें एक बात आती है बॉइलिंग पॉइंट। आप जानते भी होंगे कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, पता तो होगा, 100 डिग्री बोलते हैं ना, 100 डिग्री सेल्सियस जल का बोलते हैं। लेकिन ये भी नॉर्मल होता है, जबकि जो स्टैंडर्ड होता है वो इससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लगभग 99.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये लगभग होता है क्या, ये होता है स्टैंडर्ड और ये होता है नॉर्मल, जो कि हम जानते हैं कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखिए कब ये कंडीशन है, बॉइलिंग पॉइंट आता कब है,
जब देखिए द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एट दैट प्रेशर। मतलब जब टेम्परेचर इतना हो जाता है कि जो उसके द्वारा वाष्प जो निकल है यानी वाष्प दाब जो उसका होता है वो और वायुमंडल यानी जो बाहरी दाब है वातावरण का जो दाब है उसके बराबर हो जाता है, तभी वो कंडीशन बनती है कि कोई भी लिक्विड हो वो उबलने लगे। ठीक है, उसके पहले नहीं उबलेगा कि जब तक उसका जो दाब है उसके द्वारा लगने वाला दाब है वो बाहर वाले दाब के बराबर ना हो, तब तक जल या कोई भी द्रव हो वो उबल नहीं सकता। लेकिन जब वो दाब यानी जो जिसको हम गर्म कर रहे हैं जिस लिक्विड को, उसका दाब और बाहर का दाब एक दूसरे के बराबर हो जाता है, जो कि ये कंडीशन बता रही है। ठीक है, तब वो जल या कोई भी लिक्विड हो वो उबलने लगता है और इस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट है या बॉइलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, जो कि जल का बताया ना 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब जल को हम खुले पात्र में रख के 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि जल उबल रहा है। ठीक है, उबलने का मतलब उसके अणु पात्र से बाहर खुले आसमान में आसानी से फैल रहे हैं। ठीक है, एट दैट प्रेशर मतलब उस प्रेशर पे। तो इससे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे एट दैट प्रेशर लिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट या अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर हमको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया एट दैट प्रेशर, यानी स्पेशल प्रेशर, यानी जिस तरीके से प्रेशर में चेंजिंग होगी उसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट भी बदलता रहेगा, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर भी बदलता रहेगा। ठीक है, तो कुछ लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट एक टेबल में दिए हैं, आपको दिखाते हैं। एक देखिए, आप ये देख सकते हैं, छोटा सा ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जिसपे एक वर्टिकल लाइन पे लिखा गया है वेपर प्रेशर जिसका मात्रक है mmHg। ठीक, और नीचे लिखा गया है टेम्परेचर जो कि केल्विन में है। तो आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 प्रकार के लिक्विड हैं, जिसमें है पहला है डाईएथिल ईथर, दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और तीसरा बना हुआ है एथिल अल्कोहल। ठीक है, और इसी तरीके से चौथा है वो सभी का चहेता यानी सब जिसको जानते हैं वाटर अर्थात जल। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रेशर्स पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट सभी लिक्विड्स का है। ठीक है, अलग यानी जिस तरीके से प्रेशर चेंज हो रहा है उस तरीके से सभी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं जब टेम्परेचर नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना, और वेपर प्रेशर भी देख सकते हैं आप सभी का वेपर प्रेशर जिस तरीके से बढ़ रहा है उसी तरीके से टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक, तो जैसे देखिए द्रव के लिए यानी जल के लिए एकदम बाहर वाली लाइन जो एकदम उस साइड में है उसे आप देख सकते हैं 373 के यानी केल्विन। हम जानते हैं क्या कि जल का जो वैसे वेपर प्रेशर होता है यानी कहे तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री, लेकिन जब इसको स्टैंडर्ड स्केल पे लिखते हैं यानी कि केल्विन स्केल पे लिखते हैं तो कितना लिखते हैं प्लस 273, यानी कि कितना हो जाता है 373 केल्विन। ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर, है ना। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जल का यानी स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जल का होता है 373 केल्विन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके लिए 373 और एथिल अल्कोहल के लिए लिखा गया है 351.3 केल्विन। इसी तरीके से कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए लिखा गया है 349.7 केल्विन और डाईएथिल ईथर के लिए लिखा गया है 308 केल्विन। और ये सब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हैं। ठीक है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो जल का लिखा गया है 373 केल्विन, ये दाब कितना है यानी वेपर प्रेशर इस टाइम कितना है देखिए 760 mmHg। कितना 760 mmHg, ये है इसका वेपर प्रेशर जल का। कब यानी हम कह सकते हैं कि हमारे सी लेवल पे, है ना, सी लेवल पे यानी जब हम पानी को अपने घर में उबालते हैं तो उस टाइम प्रेशर आसपास का प्रेशर जो होता है वो 760 mmHg होता है। ठीक है, तभी केस में ये 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है। ठीक है, और कहें तो हमारी पृथ्वी पे भी हर जगह समान नहीं होता। हर जगह ऐसा नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जल उबलने लगेगा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा। ये सी लेवल की बात होती है यानी समुद्र तल की ऊंचाई पे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये अलग अलग के लिए दिया गया है। ठीक है, और बात करें इसमें दो चीजें लिखेंगे, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक होता है स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो अब ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आप उस ग्राफ को देख सकते हैं, सब में नॉर्मल है। ठीक है, अब देखिए बात करें नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की, तो जब प्रेशर
क्या, जब प्रेशर होगा कितना 1 एटीएम यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तब जो टेम्परेचर यानी तब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा कितना, इस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे कि ये है हमारा नॉर्मल। ठीक है, क्या नॉर्मल, कब, जब 1 एटीएम है, ये हमारा होता है नॉर्मल। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को शॉर्ट में बीपी से लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है नॉर्मल। और इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड भी होता है। स्टैंडर्ड कब होता है, देखिए स्टैंडर्ड होता है कब, जब हमारा प्रेशर जो है वो 1 बार हो। क्या, देखिए जब प्रेशर होगा हमारा 1 बार, ठीक, तब इस टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा, इस टाइम पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड बीपी, यानी ये 2 पॉइंट्स यहां पे मिले ना, एक स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट और एक मिला नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें ये बात भी होगी कि कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा कम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेशर अलग अलग डिफिनेशंस में लिखे गए, यानी अलग अलग यूनिट्स में लिखे गए हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो गए। एक हो गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और एक हो गया स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। जल के लिए मैंने बताया है कि जल के लिए जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि जो उसका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 99.6 डिग्री सेल्सियस। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कम। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल होता है वो होता है ज्यादा। तो इसका कारण क्या है, मैंने बताया प्रेशर के अनुसार ही बॉइलिंग पॉइंट में चेंजिंग होती है। तो कह सकते हैं कि जो बार होती है, बार वाली यूनिट जो होती है, यानी 1 बार, ये होता है लेस, किससे, 1 एटीएम से, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसका मान थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है जो कि 1 एटीएम पे है उसका मान स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट जो कि 1 बार पे है से ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का मान ज्यादा होगा जबकि स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का मान कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम और आगे चलते हैं। तो देखिए ये तो हो गया अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बात करें जब हम पहाड़ों पे, आपने सुना होगा कि पहाड़ों पे जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी जो क्वथनांक होता है, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट को हम क्वथनांक बोलते हैं, ये जो होता है इसका मान कम होता है। क्यों कम होता है, मैंने बताया कि जहां बॉइलिंग पॉइंट वो सीधे सीधे प्रेशर के साथ में चलेगा, तो जहां प्रेशर कम, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट हमको देखना है, जहां पे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो हम कह सकते हैं वहां पे प्रेशर कम। क्यों, क्योंकि क्वथनांक वही होता है कि जब वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए बाहर के प्रेशर से, यानी बाहर के दाब से, तभी वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, यानी तभी वो क्वथनांक होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, यानी वायुमंडलीय दाब कम होता है, और उसकी वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका मान भी कम हो जाता है। इसीलिए पहाड़ों पे भोजन को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्यों पहाड़ों पे भोजन को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का, यानी जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हम खाना पकाएंगे भाई जल में, तो जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहाड़ों पे कम होता है। इसीलिए प्रेशर जब बढ़ाते हैं प्रेशर कुकर का यूज करके, प्रेशर कुकर का यूज करने का मतलब कि जब प्रेशर कुकर यूज हुआ तो वो बंद हो गया, अब तो वेपर वहां से वेपराइज होगा नहीं, यानी वेपराइजेशन नहीं होगा, वो गैस के अंदर ही, यानी कुकर के अंदर ही वेपर बना रहेगा, है ना, तो भोजन जल्दी से पक जाएगा। ठीक है, और भाई बॉइलिंग पॉइंट हम कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और प्रेशर अगर घटेगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए कुकर का यूज, यानी प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है, जिससे कि भोजन को जल्दी से पकाया जा सके। ठीक, क्योंकि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो पानी पहले ही उबलने लगेगा और उबल के गायब हो जाएगा, यानी बर्तन से गायब हो जाएगा पानी, तो खाना पकेगा कैसे। ठीक है, इसीलिए प्रेशर बढ़ाया जाता है कि
प्रेशर बढ़े और खाना जल्दी से पके और पानी उबल के गायब ना हो। ठीक है, तो इससे हम कहेंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ऊंचाई पे ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, सी लेवल पे, यानी समुद्र तल की तुलना में ऊंचाई पे वेपर कहें तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा, जबकि समुद्र तल पे ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात हुई। और बात करें तो इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट आप हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि बर्तन को, या आप देखे होंगे कि जब छोटा बच्चा हो कोई, उसको जब दूध पिलाया जाता है निप्पल से, जो प्लास्टिक वाले निप्पल्स आते हैं उससे जो दूध पिलाया जाता है बच्चे को, तो उस निप्पल को साफ किया जाता है पानी में, है ना। कहते हैं कि पानी को उबाल दीजिए और निप्पल उसी में डाल दीजिए तो उससे साफ हो जाता है। ठीक है, तो कहने मतलब उबाला जाता है, तो उबलने के कारण ही जो उसके इंसेक्ट्स होते हैं, यानी जो बैक्टीरिया लगे होते हैं सब उस निप्पल्स पे सब गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसी तरीके से हॉस्पिटल्स में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे ऑपरेशन किया जाता है, उस पे भी जो बैक्टीरिया और दवाई सब लगी रहती है, उसको साफ करने के लिए भी उसको उबाला जाता है ऑटोक्लेव्स में। ठीक है, ऑटोक्लेव्स में उसको रखते हैं, तो उसके ढक्कन में दवाई उसको ज्यादा टेम्परेचर देके उबालना पड़ेगा। तो वहां पे जो ऑटोक्लेव्स यूज होते हैं उसके मुख पे वो कुछ भार रख देते हैं जिससे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके कारण वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आसानी से साफ हो जाते हैं। बात करें तो बॉइलिंग हमने बताया कि जब खुले बर्तन में रखेंगे तभी बॉइलिंग होगा, जब उसको बंद बर्तन में रखते हैं तब की केस में बॉइलिंग नहीं होता, तब की केस में वो उबलता नहीं, यानी कोई भी लिक्विड तब की केस में नहीं उबलता जब उसको बंद बर्तन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उसका वेपर प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर से बराबर तो हो नहीं पाता, है ना। क्यों? क्योंकि उबलेगा तभी जब उसका वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से बराबर हो जाए तभी उबलेगा, तो वहां पे वो हो ही नहीं पाता। इसी वजह से बंद बर्तन में बॉइलिंग नहीं होता। ठीक है, तो बंद बर्तन में जब हम लिक्विड को उबालते हैं तब प्रेशर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से भी प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, तो पहले तो जो प्रेशर कहे तो वेपर और लिक्विड के बीच में जो बाउंड्री थी वो दिख रही थी साफ साफ जब टेम्परेचर थोड़ा सा था, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ा तो वो बाउंड्री धीरे धीरे खत्म हो गई और जो डेंसिटी लिक्विड की और उसके वेपर की थी वो लगभग सेम हो गई। और जब डेंसिटी हुई सेम, यानी उनके बीच का जो बॉर्डर लाइन था, ठीक है, अभी जो बताया था, जो उनके बीच का बॉर्डर लाइन था, किसके बीच में, वेपर और उसके नीचे जो लिक्विड था। ठीक है, ये एक बर्तन में था, किसमें, बंद बर्तन में। जब इनके बीच का ये बॉर्डर खत्म हो गया, पहले तो ये बॉर्डर था लेकिन जब ये बॉर्डर खत्म हो गया तब दोनों की डेंसिटी हो गई सेम, यानी दोनों का घनत्व सेम हो गया। यहाँ भी मॉलिक्यूल्स में बराबर दूरी, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स में बराबर दूरी। कब? जब टेम्परेचर बढ़ा और इसकी वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ा। ठीक है, तो इस केस में जो टेम्परेचर होता है उसको हम बोलते हैं कि वो है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर यानी इसी को बोलते हैं क्रांतिक ताप। ठीक है, और इसके बीच की बाउंड्री डिसअपियर होगी। मैंने पहले बताया बाउंड्री डिसअपियर होने से, बाउंड्री खत्म होने से इनकी डेंसिटी बराबर, लगभग बराबर लेके रहेगी कि दोनों की डेंसिटी लगभग बराबर। उस केस को हम बोलेंगे वो टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये इसी टेम्परेचर को जब इनके बीच की बाउंड्री गायब हो जाती है, यानी वेपर और लिक्विड में डिफरेंस नहीं कर मिलता, तो दोनों की डेंसिटी लगभग बराबर होती है, तो उसी को हम बोलते हैं कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है, अर्थात क्रांतिक ताप कहलाता है, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पूरी बात थी वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर के लिए। तो उम्मीद है कि वेपर प्रेशर आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं वेपर प्रेशर के बाद जो हमारी अगली टॉपिक है जिसका नाम है सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। हम देखेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी है लिक्विड के लिए क्या, पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव से आप क्या समझेंगे, पृष्ठ तनाव मतलब समझ सकते हैं पृष्ठ का तना होना। ठीक है, जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस मतलब सतह, टेंशन मतलब तनाव। भाई टेंशन होता है, तनाव होता है ना, कहते हैं। तो वही पृष्ठ तनाव यानी कि पृष्ठ का तनाव कैसा है, तो हम जानेंगे पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पहले तो इसके कुछ एप्लीकेशन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि कोई भी लिक्विड अपनी सतह को गोलेकार के रूप में करने की कोशिश करता है। गोलेकार मतलब कि वो बूंद के रूप में रहना चाहता है। जैसे बात करें बारिश की बूंदें, वो भी गिरती तो बूंद की तरह आती है ना, क्यों नहीं वैसे सीधे गिर पड़ती, बूंद की तरह आती है और पृथ्वी पर पड़ के चपटी हो जाती है। बात करें पारे को, अगर मरकरी को अगर
बूंदें ली जाए मरकरी की तो वो भी गोलाकार हो जाती हैं। क्यों? उनको अगर सतह पे डाला जाए तो वो क्यों सतह पे फैलती नहीं, गोलाकार हो जाती हैं? क्यों ऐसा होता है कि केशकाप यानी नली होती है, कैपिलरी ट्यूब, क्यों उसमें जल, जब उसको पानी में इस तरीके से डुबोते हैं तो क्यों उसमें जल चढ़ता है या क्यों जल गिर जाता है नीचे? तो इसका कारण क्या है? और हमें पता है कि लिक्विड जिस कंटेनर में रखेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगा, पता है ना, यानी उस कंटेनर में फैल जाएगा। ठीक है, तो बात करें कि लिक्विड जो होता है ना, ये कोशिश ये करता है कि ये अपने शेप को, यानी अपना जो सरफेस हो, सरफेस एरिया जो इसका हो वो कम हो। और बताएं तो जो ये मैंने बताया कि छोटी बूंद बनना या कैपिलरी ट्यूब में जल का चढ़ना उतरना, ये सब होता है पृष्ठ तनाव के कारण ही। यानी लिक्विड के अंदर जो पृष्ठ तनाव का गुण होता है, यानी सरफेस टेंशन का जो गुण होता है, उसी के कारण कोई भी लिक्विड अपने आप को गोलाकार बूंद में रखना चाहता है, यानी बूंद के रूप में रखना चाहता है कि जिससे कि उसका सरफेस एरिया जो हो वो कम हो। क्यों? क्योंकि जब सरफेस एरिया कम होगा, ठीक है, तब पृष्ठ तनाव यानी पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही सरफेस एरिया उसका कम होगा। और सरफेस एरिया कम होगा तो कहने का मतलब जितना उसका सरफेस एरिया कम होगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो अभी देखिए इस पे थोड़ा सा एप्लीकेशन हम देखते हैं, ठीक, कि किस तरीके से। तो देखिए बात करें तो ये सरफेस टेंशन जो होता है, ये होता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिक्विड के, उनके जो अणु होते हैं उनका आपस में जो अट्रैक्शन होता है, यानी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, अंतराणु का आकर्षण बल, ये उसी पे डिपेंड करता है। यानी जिसका अंतराणु का आकर्षण बल ज्यादा, उसके लिए सरफेस टेंशन उसका ज्यादा होगा, और जिसका अंतराणु आकर्षण बल कम, उसका सरफेस टेंशन होगा कम। मैंने बताया कि डिपेंड करेगा किस पे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो बात करें जब लिक्विड लिया जाए, मान लीजिए कि आप ये फिगर देख सकते हैं। देखिए जैसे इस फिगर में एक वेसल है जिसपे लिक्विड भरा हुआ है, एक मॉलिक्यूल आपको बीच में दिखाया गया और एक दिखाया गया है सतह पे, यानी लिक्विड की सतह पे। तो कहने का मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, यानी अंतराणु का आकर्षण बल होगा, जो लिक्विड नीचे होगा, यानी जो बीच वाला लिक्विड दिखाया गया है, लिक्विड के बीच में वो जो मॉलिक्यूल है, यानी वो जो अणु है, वो अपने आसपास के सभी मॉलिक्यूल के द्वारा आकर्षण बल का अनुभव करेगा, यानी सभी के द्वारा खींचा जाएगा, है ना। जबकि जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है, यानी एकदम सतह वाला, वो सिर्फ अपने नीचे, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल है नहीं, उसके नीचे ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कहने का मतलब उस पे जो बल लगेगा वो सब नीचे की तरफ लगेगा, वो ऊपर की तरफ तो कोई बल लगेगा नहीं। तो इसी वजह से जो इनका कहे तो ऊर्जा होती है, वो ऊपर वाले की ऊर्जा ज्यादा होती है और नीचे वाले की ऊर्जा कम, क्योंकि नीचे वाला मुक्त नहीं है चाहे जहां घूमने के लिए, ऊपर वाला तो मुक्त है, एक तरफ से उस पर कोई नेट बल नहीं कार्य कर रहा, जबकि नीचे वाले पे जो बीच में दिखाया गया है मॉलिक्यूल, उस पे नेट बल कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी ऊर्जा कम है। भाई कोई दूसरा अगर नेट बल कार्य करेगा हम पे तो हमारी ऊर्जा कम होगी, और अगर हम फ्री हैं तो हमारी ऊर्जा ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो ऊपर वाला होता है, सतह वाला, यानी कहीं भी आप ले लीजिए लिक्विड को, जो सतह पे मॉलिक्यूल होंगे उनकी ऊर्जा ज्यादा होगी, किसकी तुलना में? जो मॉलिक्यूल नीचे कहीं पे होंगे उसमें, उसकी तुलना में सतह वाले की ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, तो बात करें ये फोर्स है, यानी ऊपर वाले को कम बल और नीचे वाले पे ज्यादा नेट फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से नीचे वाला की ऊर्जा कम होगी और ऊपर वाले की ऊर्जा ज्यादा होगी। ठीक है, और इसी वजह से ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वो, अगर हम पानी में अंगुली डालें तो हमारी उंगली भीग जाती है, उसका भी कारण सिर्फ पृष्ठ तनाव ही है। ठीक है, तो अगर बात करें, ये तो बात रही सरफेस टेंशन की, कि सरफेस टेंशन वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड अपने शेप को छोटा रखना चाहता है। ठीक है, और बात रही कम ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा, भाई जब कम ऊर्जा होगी तब वो स्टेबल होगा, और यही कारण है जो मैंने बताया ना, ऊपर वाले पे कम बल और नीचे वाले पे ज्यादा बल। तो जब जिसपे ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी जिसपे जो अंतराणु बल ज्यादा लग रहा है उसकी ऊर्जा कम, जबकि जिसपे कम लग रहा है उसकी ऊर्जा ज्यादा, तो हर कोई चाहेगा कि हम स्टेबल रहे, हमारी ऊर्जा कम रहे। ठीक है, और इसी वजह से जो भी लिक्विड होता है वो अपना शेप कम रखना चाहता है, कि उसका जो सरफेस एरिया हो, यानी क्षेत्रफल वाला एरिया जो हो वो कम हो। और यही कारण है कि हर लिक्विड बूंद के रूप में पाया जाता है, यानी वो कोशिश करता है कि वो छोटी छोटी बूंद के रूप में रहे, ताकि जो उसका सरफेस एरिया हो वो कम हो। और अगर उस सरफेस एरिया को पार करके हम उसका लिक्विड का सरफेस एरिया और बढ़ाना चाहें, यानी लिक्विड का क्षेत्रफल और बढ़ाना चाहें, लिक्विड की सतह को और बड़ा करना चाहें, तो हम उस एट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू, यानी एट्रैक्टिव फोर्स के विपरीत हमको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, और जिससे
एट्रैक्टिव फोर्स के विरुद्ध हम कार्य करेंगे तब हम सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, है ना। तो जब हम लिक्विड में कुछ कार्य करके उसके मॉलिक्यूल को बाहर लेके आएंगे सतह पे, तभी उसका सतह बढ़ेगी, यानी तभी उसका जो सरफेस होगा वो बड़ा होगा। तो इससे कुछ ऊर्जा खर्च होगी और उस ऊर्जा को नाम दिया जाता है सरफेस एनर्जी, यानी कि पृष्ठीय ऊर्जा। तो देखेंगे क्या पृष्ठीय ऊर्जा, कि जब किसी लिक्विड की सतह को बड़ा करना हो, यानी सतह को अधिक करना हो, तब हम मॉलिक्यूल्स को लिक्विड के अंदर से लेके आएंगे बाहर, जिसकी वजह से जो ऊर्जा खर्च होगी उसी को नाम दिया जाता है कि वो पृष्ठीय ऊर्जा है। देखिए क्या, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, मैंने बताया कि सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ऑफ लिक्विड डिफाइंड एज सरफेस एनर्जी, यानी इसी को बोलते हैं कि वो पृष्ठीय ऊर्जा है। ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए हो सकता है जिसकी सतह हमको बढ़ानी हो, तो उसी को हम बोलेंगे कि वो पृष्ठीय ऊर्जा है उस लिक्विड के लिए। इसका मात्रक क्या होता है, देखिए इसका मात्रक होता है जूल मीटर की घात 2, यानी क्या, जूल मीटर की घात 2, ये होता है इसका मात्रक, किसका, सरफेस एरिया का। ठीक है, कि हमने बल लगाया, कार्य, भाई कार्य करेंगे, कुछ कार्य करेंगे तो जूल, और मीटर का उसका क्षेत्रफल के विरुद्ध, तो जूल बटे मीटर की घात 2, तो ये होगी इसकी डायमेंशन, यानी इसका मात्रक है, इसकी यूनिट बोल सकते हैं। ठीक है, पृष्ठीय ऊर्जा। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए ये पृष्ठीय ऊर्जा से उसका क्षेत्रफल तो बढ़ गया, लेकिन अब बारी है कि सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। अभी तो सरफेस टेंशन की डिफिनेशन में जाना नहीं, सिर्फ जाना कि सरफेस टेंशन क्या होता है। डिफिनेशन देखिए क्या है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अब बात हुई पर यूनिट लेंथ, अगर हम लिक्विड की सतह पे एक रेखा खींचे, ठीक है, उसकी सतह पे एक रेखा खींचे, तब जो उसके परपेंडिकुलर बल लगेगा वही कहलाता है कि वो उसके यूनिट, यानी यूनिट लेंथ पे जो परपेंडिकुलर बल लगेगा उसी को हम बोलते हैं कि वो है सरफेस टेंशन। ठीक है, जैसे क्या, देखिए सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ है, ध्यान दीजिए, एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, और एक बात परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब जैसे इस तरीके से देखिए, अगर कोई लिक्विड हो, ठीक है, मान लीजिए एक पात्र में हम लिक्विड को रख देते हैं, तो अगर इसकी सतह पे कोई एक रेखा खींची जाए इसकी सतह पे, ठीक है, तो इस पे जो लगने वाला परपेंडिकुलर बल होगा उसी को हम बोलेंगे पृष्ठ तनाव। ठीक है, वो क्या है ना, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी सरफेस के जो परपेंडिकुलर बल एकदम लगेगा, ये वाला बल, उसी को बोलेंगे कि वो, और पर यूनिट लेंथ है, यानी जितनी लंबाई हम लेंगे उसी अनुसार जो बल लगेगा उसी को हम बोलेंगे कि वो कहलाता है सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। किसी भी लिक्विड के लिए, अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग पृष्ठ तनाव होगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, यानी अंतराणु आकर्षण बल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उसी वजह से उनका जो पृष्ठ तनाव भी होगा वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव। और बात करें तो अगर आपने देखा हो तो मृदा के कण जो होते हैं, मिट्टी, अगर नदी के नीचे देखें तो वो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं, यानी उसके पार्टिकल जो है सॉइल के वो दूर दूर रहते हैं, लेकिन अगर उनको ऊपर निकालते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं ना, तो उसका भी कारण है पृष्ठ तनाव ही। और आप अगर वैसे सूखी मिट्टी देखिए तो गर्दे की तरह उड़ता है, लेकिन अगर वेट कर दिए, उसको भिगा दीजिए, तब क्या वो उड़ता है? नहीं ना, वो मॉलिक्यूल्स यानी जो उसके पार्टिकल हैं डस्ट के, वो आपस में सट जाते हैं, यानी कि लिक्विड के रूप में हो जाते हैं ना। तो लिक्विड अपनी पार्टिकल को छोटा करने वाले, अपने सरफेस को छोटा करने का काम करता है। ठीक है, और वही कि सरफेस अगर इस तरीके का गोली कोई बन जाए, गोली, तो इसका क्षेत्रफल कम होता है। ठीक है, और इसी वजह से हर लिक्विड अपना क्षेत्रफल कम करना चाहता है, जिससे कि इसकी ऊर्जा कम रहे और ये स्टेबल रहे। और इसी बात करें तो यही कारण है, क्या, पृष्ठ तनाव ही कारण है मरकरी की जो बूंदें होती है उसको छोटा करने के लिए। और ध्यान दीजिए, तो अगर ग्लासेस आपने देखा हो, जो मान लीजिए बस शीशे में लगते हैं, बस का शीशा जो लगता है, या दूसरी बात अगर मोबाइल की बात करें, हमारे मोबाइल में ये ग्लासेस लगे होते हैं, है ना, तो ये भी आप देखेंगे कि ये गोला बनाया जाता है, यानी इसको गोला किया जाता है ना। देखिए कहीं भी आप देख सकते हैं मोबाइल में, या कहीं भी जो खिड़कियों में लगते हैं वहां भी देखेंगे कि जो उसकी बारियां होती हैं साइड, वो गोलाकार की जाती हैं, क्योंकि हमको पता है कि लिक्विड भी एक
अतिशीतित द्रव है ना, लिक्विड ही है। शीशा भी, यानी जो शीशा होता है वो भी एक लिक्विड ही है, अतिशीतित द्रव जिसको बोला जाता है ना, ग्लास। तो उसको भी जब गर्म किया जाता है, उसको शीशे को जब बनाया जाता है तो उसको गर्म किया जाता है, जिससे कि उसकी साइड पिघल जाती है, यानी मेल्ट होती है और वो गोलाकार शेप ले लेती है, जिससे कि उसकी ऊर्जा कम हो जाए। ठीक है, ऊर्जा कम हो जाएगी तो वो टूटेगा नहीं, और ऊर्जा ज्यादा रहेगी तो वो आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि उसको छोटा किया जाता है। और देखिए इसकी जो यूनिट होती है, इसकी सरफेस टेंशन की, वो होती है न्यूटन मीटर। देखिए क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन और मीटर इनवर्स। क्यों होती है न्यूटन मीटर इनवर्स? क्योंकि पता है फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और पर यूनिट लेंथ है, एरिया नहीं है। यहाँ पे एरिया था इसका, इसलिए मीटर स्क्वायर। देखिए सरफेस एरिया था ना, इसलिए मीटर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेंथ है, इसलिए न्यूटन मीटर इनवर्स। क्योंकि लेंथ के सिर्फ एक डायमेंशन होती है मीटर, जबकि एरिया में मीटर स्क्वायर होता है। और इसका जो कहें तो सिंबल होता है, इसको दिखाया जाता है गामा से। देखिए इस तरीके से, देखिए यहाँ पे देख देते हैं, इस सरफेस टेंशन को इस तरीके से दिखाया जाता है, गामा, जिसको हम बोलते हैं गामा। ठीक है, गामा ये होती है इसको दिखाने का तरीका, यानी इसके लिए सिंबल का यूज किया जाता है, गामा जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गामा इसको बोलते हैं। ओके, तो ये पूरी बात है पृष्ठ तनाव के लिए। और पृष्ठ तनाव में बताया कि जब बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती है नीचे, या कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी बूंद, मान लीजिए मरकरी की बूंद आप ले लीजिए, तो उसको जब सतह पे फेंकेंगे तो वो चपटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी पे एक अलग से बल, जिसको हम कहते हैं गुरुत्व बल, वो कार्य करता है ना, ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी के कारण ही जो भी बूंद सतह पे गिरती है वो चपटी हो जाती है। अगर वही निर्वात में रहे तो हर बूंद बूंद ही रहेगी, चपटी नहीं होगी। यानी जहाँ पे ग्रेविटी लेस हो एरिया, ग्रेविटी लेस एरिया, जहाँ पे गुरुत्व बल ना लगे, वहां पे किसी भी लिक्विड की जो बूंद होगी वो गोलाकारी रहेगी, ना कि चपटी। ठीक है, तो ये पूरी बात होती है लिक्विड के लिए। तो हम इसे कह सकते हैं कि हाँ, देखिए अगर कैपिलरी ट्यूब की बात करें तो वहां भी सरफेस टेंशन ही होता है कि उसमें जल का चढ़ जाती है और जल नीचे गिर जाती है। और जो हमने बताया ग्लास को जब वो करते हैं ना, जला के उसको गर्म करके पिघलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फायर पॉलिशिंग। क्या? फायर पॉलिशिंग ऑफ ग्लास। ठीक है, और बताया कि लिक्विड जो होती है वो सतहों को भिगोती है। क्यों? क्योंकि वो पतली लेयर के रूप में फैल जाती है। ठीक है, यानी जो भी लिक्विड होगा वो सतह भिगोता है, क्योंकि जो उसका जो सरफेस टेंशन भी, उसका कारण सरफेस टेंशन ही है। ठीक है, कि उसको अगर पानी को लीजिए तो वो हाथ भीग जाता है ना, अगर पानी इस पे गिर जाए तो हाथ भीग जाता है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन ही, पतली लेयर, जो जल का पतली लेयर होती है वो पूरे सरफेस पे फैल जाती है, एक पतली फिल्म की तरह। ठीक है, तो बात करें, ये पूरी बात हुई सरफेस टेंशन की। इसमें बात करें कि इसकी डिपेंडेंसी किस पे होगी, यानी पृष्ठ तनाव डिपेंड किस पे करेगा। क्योंकि हमने पढ़ा क्या, सरफेस टेंशन जो है वो संबंधित है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से, यानी जो अंतराणु आकर्षण बल होते हैं उसी से संबंधित है ये सरफेस टेंशन। ठीक है, तो अंतराणु का आकर्षण बल अगर ज्यादा तो सरफेस टेंशन ज्यादा, और अगर अंतराणु बल कम तो सरफेस टेंशन कम। तो अंतराणु बल डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे, यानी अणुओं की गति पे। अणुओं की गति ज्यादा हुई तो कहने का मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने से ही अणुओं की गति ज्यादा होगी। ये हमने किसमें पढ़ा है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। ठीक है, तो इसी तरीके से लिक्विड के लिए भी अगर अणुओं की गति ज्यादा तो सरफेस, यानी अणुओं की गति ज्यादा तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा, और गति ज्यादा यानी आकर्षण बल कम, तो हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन होगा कम, यानी पृष्ठ तनाव कम होगा। कब? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। यानी कह सकते हैं क्या, देखिए हम कह सकते हैं टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई, ठीक है, तो क्या होगा? सरफेस टेंशन लो। ठीक, ये समझ सकते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होगा, और उसकी वजह से सरफेस टेंशन भी कम होगा, यानी पृष्ठ तनाव का मान भी कम होगा। ठीक है, तो यह समझ सकते हैं सरफेस टेंशन ज्यादा, पृष्ठ तनाव कम। और अगर सरफेस टेंशन यानी टेम्परेचर ज्यादा तो पृष्ठ तनाव कम, और अगर टेम्परेचर कम तो उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो होगा ज्यादा, और उसकी वजह से जो सरफेस टेंशन होगा वो
भी होगा ज्यादा। ठीक है, देख सकते हैं आप, यानी टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में इनवर्स का रिलेशन है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। ठीक है, और अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर कोई लिक्विड गाढ़ा है यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। और अगर उसकी डेंसिटी कम है तब उसका सरफेस टेंशन कम होगा, क्योंकि गाढ़ा होने का मतलब उसके मालिक्यूलर के बीच में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा है, और इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा तो सरफेस टेंशन ज्यादा, और अगर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज कम तो सरफेस टेंशन कम। ठीक है, और ये सरफेस टेंशन ही होता है जो द्रव को स्ट्रेचिंग की प्रॉपर्टी यानी तनन का गुण देता है। क्या? तनन का गुण। देखिए, जो तनन का गुण होता है वो सरफेस टेंशन ही देता है, यानी स्ट्रेचिंग। सरफेस टेंशन अगर ज्यादा यानी पृष्ठ तनाव अगर ज्यादा होगा तो लिक्विड ज्यादा स्ट्रेच करेगा। ठीक है, स्ट्रेच मतलब कह सकते हैं फैल सकता है, तार की तरह खींच सकते हैं। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन उसको उतनी तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, यानी जब देखिए आप ऐसे मान लीजिए चीनी पानी का मिश्रण हो और कंसंट्रेट हो, ज्यादा मात्रा में चीनी हो, तो आप ज्यादा मात्रा में चीनी तो उसका सरफेस टेंशन ज्यादा, तो आप उसको अगर चम्मच की सतह से या किसी भी तरीके से उसको उठाते हैं थोड़ा सा और इस तरीके से गिराते हैं बूंद बूंद के रूप में, तो आप देखेंगे कि अगर गाढ़ा होगा तो उसके बूंद के पीछे एक पूंछ लगी होगी, लगभग जो बूंद होगा नीचे उसके पीछे एक पूंछ होगी। ठीक है, उस तरीके से दिखाई देगा। अगर लिक्विड गाढ़ा होगा और अगर हल्का होगा तो पूंछ कम दिखेगी, तो इसी को बोलते हैं तनन प्रॉपर्टी यानी स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच से आप समझ सकते हैं बढ़ना घटना। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई पृष्ठ तनाव के लिए, जिसमें हमने पृष्ठ तनाव को देखा है। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट था, और पहला पॉइंट था हमारा वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। ठीक है, तो ये है हमारा सरफेस टेंशन। अब हम देखते हैं, उम्मीद है आपको सरफेस टेंशन पूरा समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि होगा क्या? देखिए, जो कि होने वाला है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। तो हम देखते हैं कि श्यानता क्या होती है। तो हमने अभी तक 2 पॉइंट्स देखे। पहला हमने देखा तो वेपर प्रेशर अर्थात वाष्प दाब, और दूसरा पॉइंट हमने देखा जो कि था हमारा सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, जो कि लिक्विड की प्रॉपर्टी। और तीसरी प्रॉपर्टी जो लिक्विड की होगी, ठीक है, लिक्विड की तीसरी प्रॉपर्टी और इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट जो होने वाला है वो होगा विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। तो श्यानता क्या है? आपने सुना जरूर होगा श्यानता के बारे में। ठीक है, ना सुना हो तो हम आपको बताते हैं कि श्यानता यानी कि विस्कोसिटी क्या होती है। तो आपने कभी अगर गौर किया हो तो जब कोई भी लिक्विड किसी सतह के ऊपर फैलता है तो आपने देखा होगा कि जब आप उसको लिक्विड को गिराते हैं किसी सतह पे, तो नीचे वाली जो उसकी परत होती है, कहें तो एक रूप से वो परत के ऊपर पहली कहें तो नीचे वाली परत के ऊपर दूसरी परत चलती है, उसके ऊपर वाली परत चलती है। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से अस्तरीय प्रभाव करते हैं ना, यानी अस्तरीय तरीके से बहते हैं लेयर के रूप में। पहली वाली लेयर जो नीचे होती है उसकी स्पीड कम, उससे ऊपर वाली लेयर की स्पीड उससे ज्यादा, उससे ऊपर वाले लेयर की स्पीड उससे ज्यादा। तो कहने का मतलब जिस तरीके से उनका प्रवाह लेयर के ऊपर होता है, यानी ऊपर वाली लेयर का स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा ऊपर की लेयर होगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, तो इस प्रवाह को बोलते हैं कि वो अस्तरीय प्रवाह है। क्यों? क्योंकि अस्तर के रूप में प्रवाह हो रहा है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली परत होती है वो ऊपर वाली परत की गति का विरोध करती है, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट करती है कि उस स्पीड से वो ना बहे। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि श्यानता एक प्रकार से फ्रिक्शन है। जैसे हम चलते हैं तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, जिसको हम घर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, जब सड़कों पे हम चलते हैं या गाड़ियां चलती हैं तो एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, घर्षण बल, जिसको आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से जब लिक्विड भी बहते हैं तो इनमें भी एक लेयर्स के बीच में यानी जो इनकी परतों के बीच में एक फ्रिक्शन लगता है यानी घर्षण, और उसी घर्षण को या कहे तो उसी घर्षण की माप होती है क्या? श्यानता। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर कोई भी लिक्विड है यानी कोई भी द्रव है वो ज्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा का मतलब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तब उसमें जो श्यानता होगी वो ज्यादा होगी। और अगर उसका कंसंट्रेशन यानी कि उसकी सांद्रता कम है तब उसका विस्कोसिटी यानी उसकी श्यानता कम होगी। तो ये क्यों? तो अभी हम देखते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हम इसके डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, किसके लिए? श्यानता के लिए। और इसका अस्तरीय प्रवाह जो होता है, मैंने बताया किसी भी द्रव का अस्तरीय प्रवाह, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया ना, एक तरीके से रेजिस्टेंस का मात्रक है, यानी रेजिस्टेंस का माप है किसी लिक्विड के परतों के बीच। ठीक, तो देखिए क्या
विस्कोसिटी इज ए मेजर, विस्कोसिटी यानी सांद्रता, तो विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच arises due to the internal friction, देखिए which arises due to the internal friction between layers of fluid, फ्लूइड बोलिए या लिक्विड, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्लूइड का यूज किया जाता है वो चाहे लिक्विड हो या गैस हो, ठीक है, दोनों के लिए हम फ्लूइड का यूज कर सकते हैं। देखिए विस्कोसिटी इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच arises due to the internal friction between layers of fluid as they slip past one another while liquid flows, मतलब कि जब द्रव बहता है, लिक्विड फ्लो यानी द्रव बहता है, तो ये जो विस्कोसिटी होती है वो जो रेजिस्टेंस होता है यानी जो बाधा होती है किसके बीच में, ड्यू टू द इंटरनल फ्रिक्शन, यानी बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड, यानी उस तरल के परतों के बीच में जो आंतरिक घर्षण होता है, यानी उस लिक्विड जो बहता है यानी द्रव, लिक्विड जो बहता है द्रव, उसके तरल के परतों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, आंतरिक फ्रिक्शन यानी आंतरिक घर्षण होता है, उसी की माप है क्या, विस्कोसिटी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि जब द्रव के प्रवाह के समय द्रव की परतें एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो उनकी घर्षण का माप ही कहलाता है विस्कोसिटी, ठीक, यानी कि सांद्रता, उनके घर्षण के माप को, उनके परतों के बीच होने वाले आंतरिक घर्षण की माप को ही हम कहते हैं कि वो विस्कोसिटी यानी कि सांद्रता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ कि सांद्रता क्या होती है, कि दो परतों के बीच में कि कोई भी लिक्विड यानी कोई भी द्रव जब बहेगा तो उनकी दो परतों के बीच में जो इंटरनल फ्रिक्शन लगेगा यानी जो आंतरिक घर्षण बल लगेगा, उसी को या उसी की माप होती है विस्कोसिटी यानी सांद्रता, ठीक है। अब देखिए उनकी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, जो अस्तरीय प्रवाह मैंने बताया तो उसको क्या कहते हैं, देखिए देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब वहां हर समय एक प्रकार से बढ़ोतरी आएगी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया जिस तरीके से पहली परत, मान लीजिए कोई लिक्विड गिराया गया है किसी भी सतह पे, तो जो नीचे वाली परत होगी उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन उसके ऊपर वाली परत की स्पीड उससे ज्यादा होगी, उसके ऊपर वाले की उससे ज्यादा होगी। तो कहने का मतलब जिस तरीके से लिक्विड फ्लो करेगा उसके ऊपर वाली परत की स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसको हम ग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है, यानी उन्नयन। तो देखिए क्या, देयर इज ए रेगुलर ग्रेडेशन, मतलब लगातार वो ग्रेडेशन होगा ऑफ वेलोसिटी इन फ्लोइंग ऑफ द वाटर, यानी वाटर को लेकर के यहाँ पे कहा गया है इन फ्लोइंग ऑफ द वाटर फ्रॉम वन लेयर टू अनदर, मतलब नीचे वाली लेयर को पहली लेयर कहा गया, नीचे वाली लेयर से लेकर के ऊपर जिस तरीके से लेयर बढ़ती जाती है उस तरीके से लगातार वाटर की फ्लो में यानी उसकी लेयर्स में, लेयर्स की वेलोसिटी में लगातार वृद्धि होती है, और उसी को बोला जाता है कि वह फ्लो यानी इस प्रकार का प्रवाह कहीं भी होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो लेमिनर फ्लो है। क्या, सच फ्लोइंग ऑफ वाटर इज नोन एज लेमिनर फ्लो, यानी इसको हम बोलते हैं अस्तरीय प्रवाह। अस्तरीय प्रवाह या फिर लेमिनर फ्लो, ठीक है। तो कहीं भी पूछा जाए कि अस्तरीय प्रवाह क्या होता है तो कह दीजिएगा कि जब कोई भी द्रव बहता है तो उसकी परतों के बीच यानी उसकी परत दर परत जो उसके वेलोसिटी में वृद्धि होती है, उसी प्रवाह को, यानी जब कभी भी इस तरीके का प्रवाह होगा तो उसको हम बोलेंगे कि वो अस्तरीय प्रवाह है। जब कभी भी दो या कहें तो लगातार परतों के बीच में उनकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी तो उसी को हम बोलेंगे कि वो एक प्रकार से अस्तरीय प्रवाह कहलाता है, ठीक है। तो ये पूरी बात हुई किसके लिए, विस्कोसिटी क्या होती है, और हमने देखा अस्तरीय प्रवाह यानी कि लेमिनर फ्लो क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम, इसकी यूनिट क्या होती है, यानी सांद्रता की यूनिट क्या होती है और सांद्रता को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देखिए आप ये फिगर देख सकते हैं एक तरीके से सांद्रता को समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तीन परतें बनी हुई हैं, देखिए एक ऊपर वाली परत जिसके लिए ऊपर लिखा गया एरिया ऑफ द प्लेट है, यानी उसका क्षेत्रफल है ऊपर वाली प्लेट का, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी जो वेलोसिटी है ऊपर वाली की वो दिखा गया है u प्लस डी यू, यानी u प्लस डी यू इतना बड़ा है, और बीच वाली जो प्लेट है उसकी वेलोसिटी है u, और जो नीचे वाली प्लेट है उसकी वेलोसिटी है u माइनस डी यू, यानी कि सबसे कम नीचे वाली की वेलोसिटी, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर, जितनी ऊपर जाएंगे वेलोसिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी, यानी उसका वेग उतना ही बढ़ता जाएगा। और देखिए दोनों परतों के बीच में जो गैपिंग है उसको बोला गया है डीजेड। ये एक तरीके से हम निकालने चल रहे हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है, यानी विस्कोसिटी या कहें तो सांद्रता गुणांक के बारे में। देख सकते हैं आप ये फिगर, तीन लेयर्स बने हुए हैं, लेयर्स के बीच की डिस्टेंस डीजेड,
और इनकी वेलोसिटी में जो डिफरेंस है वो u यानी du का डिफरेंस है। ऊपर वाली की du ज्यादा है और नीचे वाली की du कम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जब किसी द्रव को किसी सतह पर डाला जाता है, जो नीचे वाली लेयर होती है उस द्रव की, उसकी स्पीड हो जाती है सबसे कम। मैंने बताया लगातार ऊपर स्पीड बढ़ती लेकिन नीचे घटती रहती है ना, तो उसकी स्पीड सबसे कम हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर वाली जो परत होती है उसकी स्पीड नीचे वाली से ज्यादा होती है, जो कि यहां से आपको देख सकते हैं कि नीचे वाली की स्पीड u माइनस डी है, जबकि ऊपर वाली की स्पीड सिर्फ u है और उसके ऊपर वाली की स्पीड u प्लस डी है। यानी कहने मतलब इन परतों के बीच में जो कहें तो जो डिफरेंस है इनकी वेलोसिटी का वो du का है। ठीक है, और अगर माना जाए कि इन परतों के बीच की जो दूरी है यानी गैपिंग है वो dz है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इससे एक रिलेशन निकल के आता है। ठीक है, उसी को हमको निकालना है और वहीं से हम पता करेंगे कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी श्यानता गुणांक क्या होता है। तो इन परतों को एक दूसरे के ऊपर चलने के कारण, यानी एक दूसरे के ऊपर चलती हैं तो इसके लिए कोई फोर्स की जरूरत होगी, यानी कोई बल लगेगा तभी तो वो एक दूसरे के ऊपर चलेंगी। तो वो जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी सतह से कितना एरिया कांटेक्ट में है। देखिए क्या, जिस फोर्स की जरूरत होती है वो प्रोपोर्शनल होता है पहले तो किसके, कि ये जो परत है उसका एरिया, कितना एरिया वो नीचे से, यानी कितना एरिया सतह से सटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये उसके कहे तो ये होता है किसके, या यानी जो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, क्या एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेयर्स। ठीक है, पहली बात है एरिया ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेयर, इसको हम कैपिटल ए से दिखाएंगे। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल कैपिटल ए। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो बल एक के और समानुपाती होता है, एक के और प्रोपोर्शनल होता है किसकी, वो होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। भाई वेलोसिटी कुछ बढ़ रही है तो उस वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने मतलब क्या, यह प्रोपोर्शनल वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम किससे दिखाते हैं, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम दिखाते हैं du बटे में dz। अब ये क्यों, क्योंकि du वेलोसिटी में चेंजिंग है जबकि dz है, ये परतों के बीच की दूरी आपको दिख रही है ना, तो dz परतों के बीच की दूरी और du है वेलोसिटी। तो कहने का मतलब अगर dz दूरी पे वेलोसिटी में du की चेंजिंग आती है तो उसी को हम बोलते हैं कि वो वेग प्रवणता है या वेलोसिटी ग्रेडियंट है। ठीक है, वेग प्रवणता या वेलोसिटी ग्रेडियंट हम बोल सकते हैं जब dz दूरी पे du वेलोसिटी का डिफरेंस हो, तो ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। तो देखिए क्या होगा, इसको हम लिखते हैं या प्रोपोर्शनल du बटे में dz। तो जब इन दोनों को साथ में लेके चलते हैं, मतलब एक यहां से एक यहां से, ठीक है, इनको जब हम साथ में लेके चलते हैं तब देखिए हमको क्या मिलता है, साथ में करते हैं तो इस तरीके से हमको एक डेरिवेशन मिलता है, एक फार्मूला मिलने वाला है। देखिए F प्रोपोर्शनल किसके, ए के है और साथ में du बटे में dz। ठीक है, ये होगा। अब देखिए इतने के बाद अब यहाँ पे एक कोएफिशिएंट जुड़ता है F बराबर, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, ईटा ए du और dz। ठीक है, ये है, इसी को हम बोलते हैं, ये है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। तो क्या कहते हैं, देखिए देखिए इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। इसी के बारे में थोड़ी सी और चीज जाननी है, क्या है, इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहें या फिर इसको हम बोलते हैं श्यानता गुणांक। क्या बोलते हैं, श्यानता गुणांक। ठीक है, तो ईटा, ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं। ओके, अब इसकी कुछ यूनिट भी होगी क्योंकि फार्मूला है। तो यूनिट के लिए बात करें तो इसकी यूनिट कितनी होनी चाहिए, देखिए फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन। इनकी यूनिट कितनी होती है, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। और ये वेग प्रवणता है, यानी वेग मीटर, वेग कितना होता है, मीटर बटे वेग प्रवणता को मतलब हम त्वरण से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड और यही सेकेंड है, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब जब इस टर्म को हम इधर करेंगे
ठीक है, इस टर्म को हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड और मीटर की घात -2। तो देखिए क्या मात्रक होगा, इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट होगी क्या, न्यूटन सेकेंड मीटर की घात -2। ठीक है, कहां से आया, यहीं से, मीटर की घात 2 माइनस नीचे हुई और ये सेकेंड हो गया इसका मात्रक। ठीक है, ये हुआ। तो अगर हमको इसकी डिफिनेशन लिखनी हो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की, तो हम क्या लिखेंगे, देखें यहां से, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की डिफिनेशन लिख सकते हैं कि दिस इज द फोर्स व्हेन फ्लोइंग, व्हेन द एरिया ऑफ फ्लोइंग लेयर, यानी एरिया ऑफ फ्लोइंग लेयर ऑफ लिक्विड इज यूनिटी, मतलब एरिया यूनिटी हो जाए, एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आल्सो यूनिटी, देन द फोर्स इज कॉल्ड, या देन द फोर्स इज नोन एज क्या, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, यानी कि श्यानता गुणांक। अगर इसको हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि जब किसी बहते हुए द्रव में उसका जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट यानी संपर्क, तल से संपर्क का जो क्षेत्रफल होगा वो यूनिटी हो यानी इकाई हो, तथा उसके लेयर्स के बीच में जो वेग प्रवणता हो उसका मान भी इकाई हो, तब जो बल वहां पे कार्य करेगा उस लिक्विड को बहने में, यानी उस लिक्विड के फ्लो में जो बल कार्य करेगा उसी को हम बोलेंगे कि वो कहलाता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट या फिर श्यानता गुणांक। ठीक है, और इसकी यूनिट आपने देखा यहाँ पे ये होती है एसआई सिस्टम में। अगर इसकी यूनिट हम एमकेएस में लिखना चाहें या फिर साथ में सीजीएस में लिखना चाहें, देखिए कितना लिखेंगे। तो एसआई सिस्टम में इतना होता है, लेकिन जब इसको हम स्टैंडर्ड रूप में लिखें तो देखिए इसको हम लिखते हैं इतने के बराबर नहीं होता है, पास्कल, पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये इसके बराबर होता है, यानी न्यूटन सेकेंड मीटर की घात -2 के बराबर होता है। जबकि जब इसको सीजीएस में लिखना चाहें तो सीजीएस में इसकी यूनिट होती है पॉइज। देखिए इसमें सीजीएस में इसकी यूनिट होती है पॉइज। ठीक है, इस सीजीएस में इसकी यूनिट पॉइज, और इसका मान जो होता है ये मैंने बताया इतना पास्कल सेकेंड, और इसको हम बोलते हैं कि एमकेएस में, एमकेएस में इसका मान होता है देखिए कितना, 1 केजी मीटर की घात 2 और माइनस यानी सेकेंड की घात -1, यानी किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ये होता है पास्कल सेकेंड। ठीक है, पास्कल सेकेंड ये होता है, यानी इस न्यूटन सेकेंड को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस रूप में, और इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, यानी किलोग्राम पर मीटर और पर सेकेंड। और ये पॉइज जो होता है ये भी इसके बराबर होगा। भाई सीजीएस में तो मान तो आना चाहिए। देखिए पॉइज, इसको जब हम सीजीएस में यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लिखते हैं तब इसका मान होता है इतना, देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर और सेकंड -1। ठीक है, यानी कि ये होता है। और इसको जब हम इसके बराबर करना चाहें यानी किलोग्राम में लिखना चाहें तब देखिए कितना होगा, तो इसी को हम कर देंगे चेंज, तो हो जाएगा हमारा 10 किलोग्राम और मीटर की घात -1 और सेकेंड की घात -1, या 10 की पावर -1 है, यानी बटे में कह सकते हैं बटे में 10 होगा, ये बराबर होता है इसके। ठीक है, 1 ग्राम और केजी के बटे में 10, तो हो जाएगा 1 ग्राम ना। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई किसके लिए, श्यानता गुणांक या श्यानता के लिए। और कुछ चीजें श्यानता के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, तो कहने मतलब मैंने पहले बताया कि जब लिक्विड गाढ़ा होगा तब होगी उसकी श्यानता ज्यादा, यानी उसका जो विस्कोसिटी होगी वो ज्यादा होगी। और जब लिक्विड है तो तन होगा, या कहने मतलब जिसमें लिक्विड के पार्टिकल्स की डेंसिटी जो होगी वो कम होगी, तब उसकी श्यानता कम होगी। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से उन लेयर्स के बीच में जो अंतराणुक आकर्षण बल है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, वो डिपेंड उसी पे डिपेंड करेगा ना। क्यों, क्योंकि गाढ़ा होने का मतलब उसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा है, तब विस्कोसिटी ज्यादा। और जब और तन होने का मतलब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज का मान कम है, यानी अंतराणुक आकर्षण बल का मान कम है, तब उसकी विस्कोसिटी यानी तब उसकी श्यानता हो रही है कम। ठीक है, तो कहने मतलब सीधे सीधे ये डिपेंड करेगा किस पे, कि उसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लेयर्स कितना है, यानी द्रव की दो परतों के बीच में जो अंतराणुक आकर्षण बल का मान है वो कितना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये सीधे सीधे इस पे डिपेंड कर सकता है कि उसकी टेम्परेचर, बोल सकते हैं ना टेम्परेचर, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से मॉलिक्यूल्स
जितने भी होते हैं द्रव के मॉलिक्यूल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना भाई। जब कभी भी टेम्परेचर दिया यानी तापमान बढ़ाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, गतिज ऊर्जा, और जिसकी वजह से गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं उसका मान कम हो जाता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ी तो मॉलिक्यूल्स तेजी से गति करेंगे और आकर्षण बल का मान कम होगा, और जिसकी वजह से मैंने पहले बताया कि सान्यता का मान भी कम हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन लेयर्स होगा उसका मान कम होगा, और जिसकी वजह से सान्यता का मान भी कम होगा। ठीक है, और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, जहाँ पे हाइड्रोजन उपस्थित होता है और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो वहां पे हाइड्रोजन बंद होता है। तो हाइड्रोजन बंद और साथ ही साथ कहे तो वांडरवाल फोर्स, एक तरीके से वांडरवाल फोर्स भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है ना, तो ये दोनों फोर्सेज जो होंगे वो विस्कोसिटी का मान बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब जहां कहीं भी इन फोर्सेज की उपस्थित होगी वहां पे विस्कोसिटी का मान ज्यादा होगा, और इनकी अनुपस्थिति में विस्कोसिटी का मान कम होगा, यानी सान्यता का मान कम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक बहुत ही श्यान द्रव जिसको बोलते हैं वो होता है ग्लास। क्या होता है? ग्लास। इसकी विस्कोसिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। ठीक है, क्यों? और इसको विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण ये कभी कभी ठोस के भी गुण दिखाता है ना, ठोस के गुण। भाई कांच है, ग्लास मतलब कांच, तो कांच ठोस होता है, लेकिन उसको बोला जाता है ना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अतिशीतित द्रव, पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि पुरानी बिल्डिंग यानी पुराने भवनों में लगे हुए कांच के शीशे है ना, पुराने भवनों में लगे हुए कांच के शीशे नीचे की तरफ मोटे हो जाते हैं, ऊपर की तरफ पतले हो जाते हैं। क्यों? कारण सान्यता, क्योंकि वो बहुत ही श्यान है, और जब ऐसा होता है बहुत पुराने होते हैं तो वैसे लगे लगे उनकी जो लेयर्स होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, खिसक जाती है, तो वही कहते हैं कि ये बहुत ही अतिशीतित बोला जाता है ना, कांच बहुत ही अतिशीतित द्रव होता है, द्रव बोला जाता है ना, तो बहुत ही अतिशीतित, इसी कारण से यानी इसी सान्यता के गुण के कारण ये ठोस के गुण दिखाता है, और शीशों में यानी कि यूज किया जाता है, भवनों में, गाड़ियों में, सब जगहों पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ग्लास होता है जो बहुत ही ज्यादा श्यान द्रव है। ठीक, तो ये पूरी वीडियो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ में आया होगा, और पूरी वीडियो जिसमें हमने 3 टॉपिक्स पढ़े, एक तो हमने वाइपर प्रेशर पढ़ा यानी वाष्प दाब, दूसरा हमने पढ़ा सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, और हमने वहां पे पृष्ठीय क्षेत्रफल भी देखा, कहे तो हमने पृष्ठीय ऊर्जा भी देखी थी यानी सरफेस एनर्जी, और फिर तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा सान्यता, जिसमें सान्यता देखा यानी विस्कोसिटी, और साथ में विस्कोसिटी कोएफिशिएंट यानी कि सान्यता गुणांक को हमने देखा। तो इस तरीके से ये वीडियो इतना ही, और इसी वीडियो में आपका चैप्टर होता है खत्म। अब 5वां चैप्टर यानी कि जो था स्टेट्स ऑफ मैटर, ये आपका खत्म होता है, जिसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ी। शुरू में हमने गैस के लिए देखा, गैस में हमने थर्मल एनर्जी देखी, हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखे जिसमें लंदन फोर्स, और कहें तो आयन फोर्स, आयन डाइपोल वो हमने देखा, डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड देखा, थर्मल एनर्जी हमने देखी, हमने बॉयल का नियम देखा, चार्ल्स का नियम देखा, साथ में एवोगाड्रो का नियम देखा, गेल-साक्स का नियम देखा, उसके बाद हमने काइनेटिक थ्योरी भी देखी, हमने रियल गैसों का व्यवहार भी देखा, हमने लिक्विफैक्शन भी देखा, और उसके बाद हमने लिक्विड में भी आके जो 3 टॉपिक्स इस वीडियो में है इनको भी हमने देखा। ठीक है, तो कहने और हमने इसमें एक टॉपिक और भी देखा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सभी नियमों को जानने के बाद हम कहीं ना कहीं हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों का रिलेशन बहुत अच्छे तरीके से देखा इस चैप्टर में। ठीक है, क्या? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर यानी कि दाब, आयतन और ताप, इनका रिलेशन बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, तो ये चैप्टर अब खत्म होता है। उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ, जो कि होने वाला है हमारा थर्मोडायनामिक्स, एक बहुत ही मजेदार चैप्टर जिसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम बोलते हैं उष्मागतिकी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में थर्मोडायनामिक्स के साथ यानी उष्मागतिकी के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और पसंद आया हो तो चैनल को पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।